गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, यह है नेशनल इनकम का सेकंड मेथड। जी हां, हमारा मेथड है इनकम मेथड। नेशनल इनकम के 3 मेथड्स में से यह मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वैल्यू एडेड मेथड की कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूं। सेकंड मेथड में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंट्री की जो इनकम है, गवर्नमेंट इनकम मेथड को यूज करके कैसे निकाली जा सकती है। वैल्यू एडेड मेथड के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा इजी मेथड रहेगा। सो आइए डिस्कस करें कि ये मेथड किस लॉजिक के ऊपर बेस्ड है और कैसे यहां पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं आप लोगों के साथ फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, देन कुछ आप लोगों के साथ मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा सिंपल, और लास्ट में हम प्रिकॉशंस डिस्कस करेंगे इनकम मेथड की। सो इनकम मेथड, जैसा कि आप यहां पे डेफिनेशन देख रहे हैं, इनकम मेथड के मुताबिक अगर कंट्री की इनकम को आपको कैलकुलेट करना है तो जितने भी प्रोडक्टिव एजेंट्स हैं इकोनॉमी में, प्रोड्यूसर्स हैं जितने भी, उन सबकी इनकम को प्लस कर दो, कंट्री की इनकम आ गई। कैसे? से फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 प्रोड्यूसर्स हैं। ए जितना कमाता है 100 रुपया ए कमाता है, 100 रुपया बी कमाता है, 100 रुपया सी कमाता है। इन तीनों की इनकम को प्लस करो, 300 रुपए कंट्री की इनकम आ गई। सो ये अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी सी इन तीनों के सोर्स ऑफ इनकम अलग हो सकते हैं। ए हो सकता है सैलरी अर्न करता हो, किसी के अंडर काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के जरिए कमा रहा है, ही इज वर्किंग अंडर समवन। बी हो सकता है अपना बिजनेस चला रहा हो, वहां से प्रॉफिट कमाता हो। डी हो सकता है उसने अपनी लैंड वगैरह रेंट पे दी हो और रेंट ही उसकी इनकम का सोर्स है। सो कहने का मेरा मतलब है जितने भी प्रोडक्टिव एजेंट्स हैं इकोनॉमी में, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम अलग अलग हो सकते हैं। सो ये सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं अलग अलग। तो ये है हमारा इनकम मेथड का फॉर्मूला। किस तरीके से इनकम मेथड के जरिए हमने कंट्री की इनकम कैलकुलेट करनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट गिवन होंगे, और आप या तो कहें रिक्वायरमेंट है हमें कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अभी डिस्कस कर रहा हूं। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नेक्स्ट इनकम। ये 3 कंपोनेंट अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाती है डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से लिया है, वो अगर ऐड कर दें तो बन जाती है हमारी नेशनल इनकम। सो मैं इसी चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इन 3 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये वैल्यू गिवन है तब तो बात ही कुछ नहीं, इन तीनों को ऐड करो, डोमेस्टिक इनकम बन गई, और डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड करो तो हमारी नेशनल इनकम एनएनपीएफसी आ जाती है। अब यहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, मिक्स्ड इनकम क्या है, और अगर नहीं गिवन तो कैसे इंक्लूड करें। तो चलिए आइए पढ़े कि ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है क्या। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सबसे पहले डेफिनेशन क्या कह रही है, ये डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए कि दिस इज द रिवॉर्ड which is paid to workers for their services delivered। एक वर्कर जब किसी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पे, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब वो काम करता है, उस काम के बदले में उसे सैलरी मिलती है। सैलरी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसके हो सकती हैं, ये अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। जब भी मैं कहीं पे एम्प्लॉयड हूं, मैं अपनी सर्विस डिलीवर कर रहा हूं, तो मेरा मालिक जो है, मेरा जो एम्प्लॉयर है, मुझे मेरी सर्विस के बदले में कुछ चीजें देता है, कुछ रिवॉर्ड देता है। ये रिवॉर्ड ही है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो मेरी सर्विस का रिवॉर्ड है, मैं काम कर रहा हूं उसका रिवॉर्ड है, या तो वैल्यू गिवन है 200, 500, 1000, वॉट एवर अमाउंट इज गिवन। But if it is not given, then what all components will be considered as compensation of employee? ये देखते हैं। Wages and salaries in cash or in kind। मैं काम करता हूं, मैं दिहाड़ी का मजदूर हूं, वेजेस मिलेंगे। सैलरी परमानेंट वर्कर को मिलती है इन कैश। इन कैश मतलब या तो मेरे बाय हैंड कैश आ गया या अकाउंट में डल गया। ये
वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड का मतलब पैसा तो नहीं दिया, मेरे को और बेनिफिट दे दिए। जैसे कि मेरे को एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री हाउस दिया हुआ है, उसका किराया मेरा एम्प्लॉयर देता है, मेरे को ड्राइवर की सैलरी कंपनी की तरफ से मिल रही है, मेरे फोन का बिल कंपनी पे करती है। ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड जो मेरे काम के बदले में मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है, वो इन काइंड के अंदर आता है। बोनस, ये मेरे परफॉर्मेंस का बोनस है। परफॉर्मेंस का बोनस भी ये एनुअल हो सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। सो इट इज आल्सो द रिवॉर्ड व्हिच इज पेड फॉर which is paid on account of my service। रिटायरमेंट पेंशन, बड़ा ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पूरी उम्र मैंने काम किया और उम्र भर काम करने के बाद जब मैं अपनी सर्विसेज से रिटायर होता हूं, एक लमसम अमाउंट मुझे मिल जाता है, विच इज अगेन रिवॉर्ड मेरी सर्विसेज का। देन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड होता है मेरी सैलरी में से एक स्पेसिफिक अमाउंट से, फॉर एग्जांपल 500 काट लिया जाता है और वही 500 एम्प्लॉयर में डालता है। 1000 रुपया मेरे पीएफ अकाउंट में डल जाता है। जब मैं जॉब छोड़ूंगा ये अमाउंट मुझे मिल जाएगा। देन एम्प्लॉयर्स, बड़ा क्रिटिकल है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है? आप देखिए, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी इंश्योरेंस कराई है, लाइफ इंश्योरेंस, कि अगर मैं कल को नहीं रहा तो लमसम अमाउंट से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया मेरे को, मेरी फैमिली को मिल जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ रुपया क्यों देगी? लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को अगर हम प्रीमियम देते रहेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी रेडी हो जाती है। सो मान लेते हैं महीने का उसका जो प्रीमियम बनता है 2000 बनता है, और ये जो 2000 का प्रीमियम है कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर, मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है। सो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 2000 प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और कल को मैं नहीं रहा 1 करोड़ एम्प्लॉयर नहीं लेगा, मेरी फैमिली लेगी। पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है और बेनिफिट फैमिली लेगी। तो दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ माय सर्विसेज। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत बार होता है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की जगह हमें कंपोनेंट लिखा होता है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, यानी कि वो 2000 का प्रीमियम मैं ही पे कर रहा हूं। सो याद रहे, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है इस कंपोनेंट को हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब मैं खुद कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, खुद पे कर रहा हूं, तो ये रिवॉर्ड कैसा मेरा, तो नहीं लेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें दिया हुआ है खाली कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, सिर्फ इतना लिखा है कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ना एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉई, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ओनली। अगर हमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी दिया हुआ है तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाई किया है तो हम उसे छोड़ देंगे। देन ग्रेजुटी, ये किस्म का लॉयल्टी बोनस होता है जो अगेन हमारी सैलरी में से कटता है। 5 साल कम से कम हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और 5 साल के बाद अगर हमने छोड़ा तो मिलेगा, उससे पहले छोड़ा तो नहीं मिलेगा। देन वी हैव डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, ये डीए का कंपोनेंट जनरली गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको दिया जाता है। सैलरी में कंपोनेंट है डीए, ये इन्फ्लेशन के असर को कंपेंसेट करने के लिए होता है। अगर इकोनॉमी में 10% इन्फ्लेशन आ गई तो मेरी इनकम की परचेसिंग पावर गिर जाती है, मैं पहले से कम चीजें खरीद पाता हूं। इन्फ्लेशन 10% आई ताकि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही रहे, मेरा डीए भी उतना ही बढ़ा दिया जाता है ताकि मेरी इनकम की परचेसिंग पावर बराबर हो जाए। सो दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट्स आएंगे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर। याद रहे, अगर मान लीजिए आपको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू 500 दी हुई है और आपको वेजेस एंड सैलरी 200 दिया है, तो आप 200 छोड़ देंगे, 500 लेंगे। अगर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं दी, इसकी वैल्यू दी है 500 और इसकी वैल्यू दी है 100, 500 प्लस 100 कर दो, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 600 आ गया। समझ रहे हैं? सो ये जिन भी कंपोनेंट्स की वैल्यू दी होगी, इन कंपोनेंट्स को आप सम कर दें, इन कंपोनेंट को सम करके हमारा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय बन जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट इनकम मेथड का। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस की डेफिनेशन को अगर आप देखें, ऑपरेटिंग सरप्लस की डेफिनेशन कह रही है, इट रेफर्स टू द इनकम व्हिच अराइजेस फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
एंटरप्रेन्योरशिप मतलब मेरी मैनेजरियल एबिलिटी की वजह से मेरे को पैसा मिला है। प्रॉपर्टी मतलब मेरे को मेरी लैंड से इनकम आई है। तो आइए जरा देखें क्या है इसके अंदर। 4 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मेरा मानना है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट से ज्यादातर बच्चे अवेयर होते हैं, रॉयल्टी में थोड़ा सा कंसर्न है। रॉयल्टी देखते हैं, ये क्या है। मैंने लैंड दी पर्सन ए को और पर्सन बी को। पर्सन ए को ध्यान से सुनना है, लैंड दी है पर्सन ए को और पर्सन बी को। पर्सन ए उस लैंड पे कल्टीवेशन करेगा और पर्सन बी उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना के अपनी फॉर्म चलाएगा। दोनों ही मेरी लैंड यूज कर रहे हैं और दोनों ही मुझे कुछ इनकम देंगे। ध्यान रहे, ए जो कल्टीवेशन करेगा उसका इंटरेस्ट मेरी लैंड की फर्टिलिटी के अंदर है। बी जो बिल्डिंग बनाएगा उसका इंटरेस्ट मेरी फर्टिलिटी के अंदर, लैंड की फर्टिलिटी के अंदर नहीं है। ए पर्सन जो मुझे पेमेंट देगा उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं, बी पर्सन जो पेमेंट देगा उसे रेंट बोलते हैं। सो रेंट इज पेड फॉर द यूज ऑफ सरफेस ऑफ लैंड, रॉयल्टी इज पेड फॉर द यूज ऑफ मिनरल ऑफ लैंड। समझ रहे हैं आप? इंटरेस्ट, जब भी मैं किसी को पैसा देता हूं, 100 रुपया दिया तो बदले में मुझे 110 रुपया वापस करता है। 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया, 10 रुपया एक्स्ट्रा उसने क्यों दिया? क्योंकि उसने मेरी मनी यूज करी है। सो इंटरेस्ट रिवॉर्ड है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ माई मनी। प्रॉफिट, ये कॉस्ट से ऊपर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, कॉस्ट से ऊपर जो कमाऊंगा वो प्रॉफिट है। और ये कॉस्ट से ऊपर मैंने कैसे कमाया? बिकॉज ऑफ माई मैनेजरियल एबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की वजह से मैं ये इनकम अर्न कर पाया। तो ये अदरवाइज डेफिनेशंस नहीं याद करनी है आपने, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो अगेन यहां पे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू 500 दी है, रेंट की वैल्यू 100 दी है, तो आप रेंट इग्नोर कर देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस ही लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, रेंट 100 दिया, रॉयल्टी 100 दिया, सारे 100 दिए, इन सबको प्लस कर दो, बन गया ऑपरेटिंग सरप्लस। सो सिंपल। अगर किसी भी हालात में कोई कंपोनेंट नहीं दिया, 1 2 3 दिए, तो बाकी वाले कंपोनेंट को हम एज अ रूल 0 मान लेते हैं। अब आगे है प्रॉफिट। प्रॉफिट के आगे 3 हिस्से हो जाते हैं। प्रॉफिट के आगे 3 हिस्से, कॉर्पोरेट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग, कॉर्पोरेट सेविंग। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं और मैंने 100 रुपया प्रॉफिट कमाया। 100 रुपया प्रॉफिट कमाया तो इस 100 रुपए के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा तो गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे चला जाएगा, से फॉर एग्जांपल 25 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया मैंने टैक्स के तौर पे, बचे 75 रुपए मेरे पास। इस 75 में मेरे को कुछ अमाउंट अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे देना होता है। मान लीजिए मैंने डिविडेंड के तौर पे 10 रुपया दे दिया उनको, 25 + 10 35 हो गया, 35 तो हट गया, बाकी बचा 65। ये मेरा कॉर्पोरेट सेविंग, जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग या फिर रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। तो ये हमारा सेकंड कंपोनेंट हुआ ऑपरेटिंग सरप्लस। फर्स्ट कंपोनेंट था हमारा, यस, फर्स्ट कंपोनेंट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके बाद है मिक्स्ड इनकम, सबसे आसान कंपोनेंट। मिक्स्ड इनकम इज द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इसका कोई फर्दर कंपोनेंट नहीं है, ये डायरेक्टली गिवन होगा। या तो लिखा होगा मिक्स्ड इनकम, ऐड कर दो, या लिखा होगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐड कर दो, नहीं दिया छोड़ दो। मिक्स्ड इनकम इज द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो छोटे मोटे शॉपकीपर होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस चला रहे होते हैं, वो जो इनकम अर्न करते हैं उस इनकम को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। सो दोस्तों, जो शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हर इंसान इनकम अलग अलग सोर्स से अर्न करता है, ए बी सी, तो ये तीनों पर्सन अलग अलग जगह से इनकम अर्न कर सकते हैं। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय की फॉर्म में, ऑपरेटिंग सरप्लस की फॉर्म में, मिक्स्ड इनकम की फॉर्म में। इन तीनों इनकम को प्लस करो, एनडीपीएटीसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो तो बन गया एनएनपीएटीसी यानी कि नेशनल इनकम। सो ये जो हमने पढ़ा, ये सारा का सारा हमारे इनकम मेथड का ओवरव्यू है। आई बिलीव कि ये जो हमने अभी
फॉर्मूला करा, इस फॉर्मूला को आपने अंडरस्टैंड किया। अब इस फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है और बोला क्या है, NNP@FC यानी कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करो। नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो हमारा NDP@FC फाइंड आउट करना होगा। और NDP@FC 3 कंपोनेंट से बनता है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। आइए देखिए, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहां दिया है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं पे भी नहीं लिखा, लेकिन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कंपोनेंट्स गिवन है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, ये लेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे कारण यहां पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है। फिर एक कंपोनेंट है वेजेस एंड सैलरीज, यस, ये कंपोनेंट ऐड कर दिया जाएगा। देन 6 कंपोनेंट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैंने बोला था इग्नोर करना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना। देन ये देखिए कंपोनेंट नंबर 2 एंड कंपोनेंट नंबर 6, इन दोनों कंपोनेंट को ऐड अगर कर दें तो हमारा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय बन गया। आइए देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट रेंट एंड रॉयल्टी 300, फिर इंटरेस्ट 400, फिर प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 500। फिर एक की रिक्वायरमेंट है मिक्स्ड इनकम। आइए देखिए मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम हमें नहीं दी हुई, मिक्स्ड इनकम छोड़ दीजिए। जो मैंने कंपोनेंट्स बोले वैसे ही कंपोनेंट्स यहां पे मैंने फॉर्मूला में ऐड करे। वैल्यू मेरी इस तरीके से 2100 आई। 2100 मेरा NDP@FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम आ गई। अब मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है। अगर मुझे नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया हो तो वो माइनस करना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है। सो देखते हैं हमें गिवन क्या है। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड दिया है, तो हम NDP@FC माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस करेंगे और ऐसा करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 2100 हमारी वैल्यू थी डोमेस्टिक इनकम की। डोमेस्टिक इनकम में से हमने नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 50 माइनस किया और 2050 हमारी नेशनल इनकम आ गई। आइए एक और ऐसा ही हम न्यूमेरिकल देखते हैं। यहां पे बोला गया है GNP@MP निकालिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन पहले हम अपना स्टेप NDP@FC डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले देखिए दिया है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट तो नहीं दिया, हां जी हमें वेजेस एंड सैलरी दिया है। कंपोनेंट नंबर 3 400 वैल्यू ऐड हो जाएगी। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं है एम्प्लॉयर है तो ऐड कर देंगे। कंपोनेंट नंबर 3 एंड कंपोनेंट नंबर 6 को अगर हम ऐड कर देते हैं, यहां पे लिखा है ऐड किया तो ये हमारा बन गया कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी ऐड करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें रेंट गिवन है, ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट गिवन है, ऐड कर देंगे, और हमें प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। अब आप देखिएगा प्रॉफिट के लिए कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स, इन दोनों को मिला के प्रॉफिट बनेगा। कारण क्या है, प्रॉफिट में 3 कंपोनेंट आते हैं, मैंने बताया था, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड। सो इन्होंने यहां पे क्या किया, इन 3 कंपोनेंट में से कॉर्पोरेट टैक्स को तो अलग कर दिया और इसको कॉर्पोरेट टैक्स को अलग करके बाकी आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स 2 कंपोनेंट का सम अलग दिया। सो 50 और 150 इन दोनों को मिला के टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। एक हमें चाहिए होती है रॉयल्टी, देखिए गिवन है, रॉयल्टी नहीं गिवन, छोड़ दीजिए। देन वी वांट मिक्स्ड इनकम, वी आर गिवन, यस वी आर गिवन 300, इसको भी ऐड कर दीजिए। आइए सारी वैल्यूज जैसे जो जो मैंने बोला वही यहां पे लिखा, इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर आता है 1120। दिस इज आवर डोमेस्टिक इनकम। NDP@FC, NDP@FC हमें चाहिए GNP@MP। इसमें हम नेट को ग्रॉस में ले जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में ले जाने के लिए NIT ऐड किया जाएगा, और डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया जाता है, या नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है तो माइनस करेंगे। सो NDP@FC में NIT माइनस की, NIT ऐड किया,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज डेप्रिसिएशन वो ऐड कर दिया, एंड माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड गिवन है तो वो माइनस किया। अगर फ्रॉम अब्रॉड दिया होता तो ऐड कर देते। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, आंसर 1120 था। डेप्रिसिएशन 140, आई एम सॉरी, एनआईटी 140, डेप्रिसिएशन 80, एंड जो हमारा माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड था वो खुद ही माइनस ने दिया है, माइनस और माइनस वो मिला के प्लस हो गया। आंसर हमारा 1350 आया। हम एक और सैंपल न्यूमेरिकल देखेंगे इसी से रिलेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें अगेन जीएनपी एट एमपी पूछा गया है। जीएनपी एट एमपी पूछा गया है, लेकिन हम सबसे पहले एनडीपी एट एफसी ही निकालेंगे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम के जरिए। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के लिए हमें वेजेस एंड सैलरीज दिया है। वेजेस एंड सैलरीज के बाद सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इन दोनों को 1 एंड कंपोनेंट नंबर 1 एंड कंपोनेंट नंबर 8 को ऐड कर देंगे तो हमारा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय बन गया। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रॉयल्टी दिया नहीं, छोड़ दीजिए, ऐड कर दिया। मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, अगेन छोड़ दिया। इन सभी की वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया, देन वी गॉट 900। दिस इज आवर डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी। अब इस एनडीपी एट एफसी को जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड अभी बताया था, एनआईटी ऐड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड, या नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस। तो गिवन क्या है देखते हैं। डेप्रिसिएशन गिवन है, ऐड कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में। एनआईटी गिवन है, ऐड कर दिया जाएगा। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है, पेड टू अब्रॉड है तो ये माइनस कर दिया जाएगा। ऐसा करके पेड टू अब्रॉड खुद ही माइनस में है, माइनस फॉर्मूले का, वैल्यू का माइनस, दोनों को ऐड कर दिया है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर 1020। दिस इज आवर जीएनपी एट एमपी। एक हम और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहां पे बोला जा रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालिए और एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकालिए। ऑपरेटिंग सरप्लस देखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने आपको बताया कंपोनेंट आते हैं रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा। गिवन क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी 800 ऐड हो जाएगा, आई एम सॉरी, रेंट एंड इंटरेस्ट 800 ऐड हो गया। फिर रॉयल्टी दिया नहीं, छोड़ दीजिए। हमें चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट के कंपोनेंट गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीन कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट बन गया। रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस तीन कंपोनेंट प्रॉफिट के, इन सबको ऐड कर रहे हैं हम, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू 2500 आ रही है। अब हमें डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोला जा रहा है। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमारा फॉर्मूला कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू 2000 गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस अभी हमने 2500 निकाल लिया, मिक्स्ड इनकम 200 गिवन है। इन तीनों वैल्यू को प्लस कर दो, हमारा आंसर 4700 आ जाता है। आइए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यहां पे भी हमें नेशनल इनकम निकालने को बोला है। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें एनडीपी एट एफसी ही निकालना है। हमें सबसे पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड करना है, देन वी वांट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। डिविडेंड हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि डिविडेंड की वैल्यू प्रॉफिट के अंदर पहले से ही है, यहां पे रॉयल्टी नहीं दिया, छोड़ दीजिए। देन वी वांट यहां पे मिक्स्ड इनकम जिसकी वैल्यू 7000 दी है। सो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस का, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, इन सभी वैल्यूज को अगर हमने सब्स्टिट्यूट करा, सम हमारा आया 10,800। दिस इज डोमेस्टिक इनकम। अब हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया होगा तो ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया है तो माइनस। यहां पे हमें नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया है विच इज 50।
इस वैल्यू को माइनस करेंगे और आंसर हमारा 10,750 आ जाएगा। 800 में से 10,800 में से 50 माइनस हुआ है। So this is how we calculate national income using income method. But at the same time, there are number of precautions we need to take care of while calculating national income. ये precautions क्या है? ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि ओल्ड एज पेंशन होगी, पॉकेट मनी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इनको नहीं इंक्लूड करना। ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, इनकी वजह से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज नहीं होता। देन इनकम मैं जो अर्न करूंगा फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी इनकम को उस साल में इंक्लूड कर लिया गया था जिस साल में ये मैन्युफैक्चर हुई थी। देन कमीशन paid to broker on the sale and purchase of second hand goods, इसको इंक्लूड करेंगे। अगर मैं सेकेंड हैंड कार 5 लाख की बेची, इसको नहीं इंक्लूड करूंगा, लेकिन सेकेंड हैंड कार मैंने कमीशन एजेंट के थ्रू बेची और उसको 2% कमीशन दिया था, उस 2% कमीशन को इंक्लूड कर लिया जाएगा, बिकॉज ये रिवॉर्ड है उसकी सर्विस का। देन हमें और क्या ध्यान रखना है कि जो इनकम है इलीगल एक्टिविटी से, थेफ्ट, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, इनको हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। हम जो लीगल इनकम है उसी को कंसिडर करते हैं। गवर्नमेंट की इनकम जो टैक्सेस से आती है उसको नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट ही मानी जाती है। गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, ये तो ट्रांसफर पेमेंट है, हमने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे दिया। देन लॉटरी से जो इनकम अर्न करेंगे, ये विंडफॉल गेन्स होते हैं, इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सो दोस्तों, ये जो इनकम मेथड है, ये मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया कि इसका क्या मीनिंग है, मेथड, फिर मैंने सैंपल न्यूमेरिकल्स करे, और भी काफी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ प्रिकॉशंस डिस्कस करी कि किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना। आई बिलीव ये आपने अगर ध्यान से सुना है, समझा है, आई बिलीव आप जरूर अब अपने न्यूमेरिकल्स इनकम मेथड को ध्यान में रखते हुए, इनकम मेथड को यूज करते हुए सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।